गुड इवनिंग। आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, और इस टॉपिक पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि हमने पहले ही कहा आपको। इसमें बात करेंगे महासागरीय जलधाराओं की। जी हाँ, जो कि आपके किसी भी एग्जाम में ये अक्सर पूछी जाती हैं और एक टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कह सकते कि जीएस का ज्योग्राफी सेगमेंट का एक बैकबोन है। इसी क्रम में हम लोग सभी जलधाराओं के कारण और क्यों चलती हैं, फिर उसके बाद इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी ये शेयर करते चले, जो लोग अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किए, तो वो लोग अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड कर लें, लर्निंग ऐप को, जिस पर आपको वहां पर मिलेंगी स्पेशल क्लास और दूसरी आपको इसी पर मिलेंगी वहां पर प्लस क्लास। जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो टोटली फ्री होंगी, और जो प्लस क्लास होती हैं वो पेड होती हैं। जिस पर आपको क्या क्या मिलेगा प्लस यानी पेड क्लासेस में, आप ये देख रहे हैं। जैसे इस पर कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, वीकली फ्री मॉक टेस्ट, फ्री टेस्ट सीरीज, और भी बहुत सारे इस पर मिलेंगे। वो सभी कंपोनेंट मिलेंगे आपको, जो आपकी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ आपको इस पर नए नए बैचेस मिलेंगे, बैच कोर्सेज मिलेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये देखो, लक्ष्य यूपी पीसीएस, ये इसका बैच जो है 31 मार्च से शुरू होगा और ये 30 जून तक चलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक देख रहे हैं, आज यानी 1 अप्रैल से ये बैच शुरू होगा। सॉरी, 1 अप्रैल मतलब 1 अप्रैल से, और ये बैच शुरू होगा 2 अप्रैल से। और ये बैचेस जैसे कि एक फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच है, और ये लक्ष्य यूपी पीसीएस 2022 के नाम से है। इसकी ड्यूरेशन 12 मंथ यानी 1 साल की है, और ये 60 डेज रिवीजन बैच है। इसी तरीके से एक फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच जो है, जो आपको सीसेट का पोर्शन आता है, जिसमें आपको रीजनिंग है, हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश है, और ये आपका कम्युनिकेशन है, ये पूछा जाता है। तो ये आपका फास्ट ट्रैक बैच है। ये 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और ये 20 और 30 मई तक चलेगा, क्योंकि एग्जाम आपका 13 जून को है पीसीएस का। तो जितने भी बैचेस स्टार्ट हुए हैं या स्टार्ट होने वाले हैं या चल रहे हैं, इन सभी के लिए आपको एकमात्र सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा, और वो आपको अपने सुविधा अनुसार उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है, 2 साल की जो फी है, वो है आपकी कितनी, 8400 रुपए, जो कि 7560 रुपए की पड़ेगी डिस्काउंट के बाद। और डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप लाइव नूर रेफरल कोड का यूज करेंगे, तब इसे अप्लाई कर देंगे, और अप्लाई करने के बाद आपको तुरंत ये 10% छूट मिल जाएगी। 7560 रुपए जो आपकी फीस रह जाएगी, उसे आप, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, 12 या 24 महीने में भी इसको पे कर सकते हैं। इन 200-250 रुपए महीने की आपका क्रेडिट कार्ड से ये जाएगा। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, और टॉपिक का नाम है महासागरीय जलधारा। जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो आज जान लें, ये जलधाराएं ठीक वैसे ही प्रभावित होती हैं जैसे कि जैसे कि धरातल पे नदियां, जैसे नदियां बहती हैं वैसे ये जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। जलधाराओं का काम होता है कि हमेशा सागरीय तापमान को समान रखने की ये कोशिश करती हैं। अगर ये जलधाराएं चलना बंद हो जाएं, तो जो समुद्री क्षेत्र जो गर्म हैं, वो बहुत ज्यादा गर्म होते चले जाएंगे, और जो ठंडे हैं वो बहुत ज्यादा ठंडे होते चले जाएंगे।
तो महासागरीय जलधाराओं को अगर हम लोग देखें कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनको चलने के लिए प्रमोट करते हैं, वो समुद्र का तापमान में अंतर है, लवणता में अंतर है, घनत्व में अंतर है, ढाल यानी वायु दाब का यानी प्रेशर ग्रेडियंट है, बर्फ का पिघलना है, वायुमंडलीय कारणों में देखें हवाएं हैं, वर्षा है, बाष्पीकरण है इत्यादि। ये सभी कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से जलधाराएं किसी खास दिशा की ओर चलना पर शुरू करती हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कि आखिर जलधाराओं को अगर हम देखें तो ये इसका थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं। जब भी आप कहीं देखेंगे तो वहां पर ये तीन नाम आपको दिखाई देंगे। एक को कहते हैं ड्रिफ्ट, दूसरे को कहते हैं करंट और तीसरे को कहते हैं स्ट्रीम। ये तीनों जलधाराएं हैं, बस इनमें नाम में फर्क है। यानी कि जो ड्रिफ्ट होता है उसका मतलब होता है बहना यानी प्रवाहित होना। तो यूं कह सकते हैं कि महासागरीय जल की ऊपरी सतह में होने वाला परिवर्तन धारा कहलाता है। क्यों? और ये परिवर्तन नहीं सॉरी ड्रिफ्ट कहलाएगा। और ये ड्रिफ्ट क्यों चलेगा? ये महासागर ये हवाओं के कारण जब किसी समुद्री ऊपरी सतह में जब कोई हलचल होता है तो उसे ड्रिफ्ट कहा जाता है। जैसे आपने गर्मी के दिनों में तालाब को देखा होगा, जब तालाब की ऊपरी सतह पर देखते जब लू चलती है तो पानी तेजी से हिलोरे मारता है, और जब शाम को पानी हवा रुक जाती है तो आपको वहां का पानी स्थिर दिखाई देता है। तो इसी तरीके से यहां पर भी समंदर में भी यही काम होता है। दूसरी बात, धारा की धारा एक प्रॉपर चैनल में बहती रहती है, इसका हवाओं से कोई लेन देन नहीं होता है। रही बात स्ट्रीम की, तो स्ट्रीम जो है एक दुनिया की एकमात्र ऐसी जलधारा है जिसके आगे स्ट्रीम शब्द लगा हुआ है और वो है गल्फ स्ट्रीम। जी हाँ, गल्फ का मतलब होता है खाड़ी, आप जानते ही होंगे। खाड़ी को हालांकि बे भी कहा जाता है और ये मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी को गल्फ ऑफ मैक्सिको कहा जाता है, इसीलिए इसे हम लोग गल्फ स्ट्रीम नाम दिया गया। अब बात कर लेते हैं जलधाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों में। इन्हीं एक तो कारण ये है कि पृथ्वी का रोटेशन, जो पृथ्वी का रोटेशन है इसके वजह से जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ती हैं, ऐसे यानी क्लॉकवाइज चलती हैं। और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। ये पृथ्वी के रोटेशन के कारण ही ऐसा होता है। धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक नंबर 2 में देखेंगे लवणता, तापमान और घनत्व। लवणता जहां ज्यादा होगी वहां का समुद्र तल नीचा होगा और कम लवणता से अधिक लवणता की तरफ पानी प्रवाहित होने लगेगा। इसी तरीके से अगर हम तापमान को देखें तो तापमान जहां पर ज्यादा होगा, ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से पानी यानी उसके जल के मॉलिक्यूल्स यानी कणों के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। यानी जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा उधर का समुद्र तल ऊंचा होता है और जिधर टेम्परेचर कम होता है उधर का समुद्र तल नीचा होता है। रही बात घनत्व की, घनत्व मतलब जहां पर पानी ज्यादा जमा हुआ, सैलिनिटी ज्यादा होगी वहां घनत्व भी ज्यादा होगा। अन्य कारणों में प्रेशर है यानी वायुदाब, जहां वायुदाब ज्यादा होगा वहां समुद्र तल नीचा होगा। बाष्पीकरण, जहां से बाष्पीकरण ज्यादा होगा वहां का समुद्र तल नीचा हो जाएगा। यानी कुल मिला के जब पानी तभी बहता है जब उसमें ढलान यानी प्रेशर यानी स्लोप डिफरेंस होता है। और स्लोप डिफरेंस करने के लिए बहुत सारे कारण हैं जो ये स्लोप को जनरेट करते हैं, जैसे लवणता, तापमान, घनत्व, वायुदाब, तटरेखा और बाष्पीकरण। अब रही बात इन जलधाराओं के कुछ नाम पूछ लेता है कि कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी। तो अभी हम आपको इस पर सारे एमसीक्यू भी कराएंगे, लेकिन पहले इससे जुड़ी हुई कुछ चीजों को हम लोग जान लेते हैं ताकि अगर एमसीक्यू
वाले क्वेश्चन ना भी फंसे तो अगर हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार होगा तो हम उसको कर लेंगे। देखिए सबसे पहले याद रखना, ये जलधाराएं गर्म और ठंडी तो एक 5 मिनट का काम है। ये ध्यान रखना कोई भी ऑप्शन दिया गया है, अगर किसी भी ऑप्शन में अगर विषुवत रेखा शब्द का इस्तेमाल किया गया है किसी भी ऑप्शन में, उसके आगे पीछे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कुछ भी लगा हो, वो हमेशा आपकी जलधारा कैसी होगी, कैसी होगी, कैसी होगी, गर्म होगी। ठीक है। हाँ, इसी तरीके से अगर किसी जलधारा के आगे ये उत्तर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो वो जलधारा कैसी होगी, इन विषुवत रेखा शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो वो गर्म होगी। और अगर विषुवत रेखा नाम की जलधारा ऑप्शन में दी गई है और वो दिया गया है कि ये इनमें से कौन सा विकल्प ठंडा है, तो इस वाले को आप तुरंत कट कर देंगे। इसी तरीके से उत्तरी प्रवाह नाम से जलधारा को देखेंगे। उत्तरी प्रवाह नाम से सभी जलधाराएं कैसी होती हैं, गर्म होती हैं। और दक्षिणी प्रवाह नाम की सभी जलधाराएं ठंडी होती हैं। तो इस तरीके से इसको ऐसे याद रखेंगे। और भी बहुत सारे कारण हैं जो अभी हम आपको बताएंगे। तो उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा जो है प्रशांत महासागर में है, गर्म है। क्यूरोशिबो ये भी प्रशांत महासागर में है, ये भी गर्म है। उत्तरी प्रशांत महासागर में यानी ये भी गर्म है। ये जितने भी नाम आपके सामने दिए गए हैं ये सभी गर्म जलधारा है। जैसे आप देख रहे होंगे अल नीनो दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, क्यूराइल जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, ये सब कहां है, प्रशांत महासागर में। ठीक है। इसी तरीके से यहां पर आगे भी हम लोग इसी को अब ठंडी जलधाराओं को देखेंगे। इन ठंडी जलधाराओं में पेरू या हम्बोल्ट जलधारा, जो ये वाली देख रहे हैं आप, ये भी प्रशांत महासागर में ठंडी है। उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा ये भी अटलांटिक महासागर में, ये गर्म है। एंटलीज जलधारा अटलांटिक महासागर में, ये गर्म है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा अटलांटिक में, ये भी गर्म है। फ्लोरिडा जलधारा ये भी अटलांटिक में है और ये भी गर्म है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, यानी आगे की बात करते हैं। अगला जो है ये देख रहे हैं दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा अटलांटिक में, ये भी गर्म है। ये ब्राजीलियन जलधारा ये भी गर्म है। इर्मिंगम जलधारा ये भी गर्म है। लेब्राडोर ये भी आपकी ये ठंडी है। बेंगुला ये भी ठंडी है। कनारी ये भी ठंडी है। तो आगे यहीं पर हम लोग देखेंगे। अब जैसे कि यहां पर आपको, जैसे वहां पर आपने ग्राफ में देखा वैसे अब यहां पर देख लेते हैं। तो अटलांटिक महासागर की जो जलधाराएं हैं वो यहां पर देख लीजिए। जैसे खाड़ी के उत्तर यानी जो गल्फ स्ट्रीम है वो कैसी है, गर्म है। उत्तरी अटलांटिक ये भी गर्म है। यहां पर एक सारे नाम पूरा पूरा अटलांटिक के दिए गए हैं, चाहे वो ठंडी हो या फिर वो गर्म हो। ठीक है, याद रहेगा। जी हाँ। और अभी इनके इससे जुड़े हुए सभी जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो सब आपको अभी यहां पर मिलेंगे। ठीक है। तो यहां की बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी में आगे अटलांटिक के बाद यानी जो आपने ब्राजीलियन जलधारा देख ली, बेंगुला देख ली, कनारी देख ली, लेब्राडोर देख ली, ग्रीनलैंड देख ली, फॉकलैंड देख ली। उसके बाद इसे याद कैसे रखोगे,
हम बोले ग्रीन, बगुला क्यों फेंके, क्यों केला। ऐसे याद रखना, हम बोले मतलब हम बोल्ट, ले मतलब लेब्राडोर, ग्रीन मतलब ग्रीनलैंड, बगुला मतलब बेंगुला, क्यों मतलब क्यूराई, केला मतलब कैलिफोर्निया, और फक मतलब फॉकलैंड, ओखाटस्क और कनारी। याद रहेगा? जी हाँ। अब यहां पर क्वेश्चन आता है, और अब आपको कुछ यहां से जुड़े हुए एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, और एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि यहां पर जो पहला क्वेश्चन है, वो विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा आपको बतानी है। वो है गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, बेंगुला या क्यूराइल। तो जल्दी से आंसर करिए और बताइए इनमें से सही कौन सा है। यानी सबसे तेज बहने वाली जलधारा आपको बतानी है, तो बताइए। देखिए, हम इनके सबके ठंडे और गर्म जलधाराओं के नाम भी बताते चलेंगे आपको साथ साथ, ताकि आपको ठंडे और गर्म भी क्लियर हो जाए। तो देखो, इसमें अगर बात करते हैं गर्म और ठंडी की, तो ये तो गर्म है। लेब्राडोर ठंडी है, बेंगुला ठंडी है, क्यूराइल ठंडी है। लेब्राडोर उत्तरी इन नॉर्थ अटलांटिक में है, गल्फ स्ट्रीम भी नॉर्थ अटलांटिक में है, बेंगुला साउथ अटलांटिक में है, और क्यूराइल नॉर्थ पैसिफिक में है। ये तो हो गए ठंडे गर्म और उनके नाम। इसमें सही आंसर जो है, वो गल्फ स्ट्रीम जो है, वो सबसे तेज बहने वाली जलधारा है। और हमने इस क्लास के इंट्रोडक्शन में ही कहा था, जब जलधाराएं को शुरू किया था, कि विश्व की एकमात्र ऐसी जलधारा है जिसके आगे गल्फ स्ट्रीम, जिसके आगे स्ट्रीम शब्द का इस्तेमाल किया गया। और गल्फ इसलिए क्योंकि वो खाड़ी से निकल के आ रही थी। ठीक है, तो सही आंसर गल्फ स्ट्रीम। लेब्राडोर के बारे में बता ही दिया, ठंडी थी, नॉर्थ अटलांटिक, लेब्राडोर नॉर्थ अटलांटिक में, बेंगुला साउथ अटलांटिक, और ये नॉर्थ पैसिफिक में। अगले क्वेश्चन पे चले, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? तो यहां पर देखते हैं, बेंगुला जलधारा, कनारी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, या नार्वे की जलधारा। तो पहले हम पहले की तरह इनको बता दें कि कौन गर्म है कौन ठंडी। तो ये बेंगुला जो है, ये एक ठंडी जलधारा है। कनारी भी एक ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, और नॉर्वेजियन भी एक गर्म जलधारा है। तो ये जो बेंगुला है, ये बहती है साउथ अटलांटिक में, अफ्रीका के पश्चिमी किनारे पर। कनारी बहती है उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी किनारे पर, यानी नॉर्थ अटलांटिक में है ये। गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक में, अमेरिका के पूर्वी किनारे पर बहती है। नॉर्वेजियन नॉर्वे के तट के किनारे बहती है, यानी ये उत्तरी अटलांटिक से होते हुए नॉर्वेजियन सी में चली जाती है। लेकिन इसका सही आंसर है गल्फ स्ट्रीम, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। ये यूरोप के लिए ब्लोअर का काम करती है, यानी जैसे जैसे कंटिन्यू गर्म पानी की सप्लाई ये करती रहती है, जिसलिए यूरोप का नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क वाला हिस्सा पोल के नजदीक होने के बावजूद जमता नहीं है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम उनके लिए ब्लोअर का काम करती है, यानी वो गर्म पानी की सप्लाई लगातार करती रहती है। इसलिए सही आंसर है सी। निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 पेरू, ऑप्शन बी कैलिफोर्नियाई जलधारा, ऑप्शन सी अल्लिनो जलधारा, ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम।
तो पहले की तरह हम इनको गर्म और ठंडा बता दें। पहले पेरू एक ठंडी जलधारा है, इसी को हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं। कैलिफोर्निया ही एक ठंडी जलधारा है। अल्निनो एक गर्म जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम भी एक गर्म जलधारा है। तो पेरू जो है ये साउथ पैसिफिक में है, ये नॉर्थ पैसिफिक में है, ये साउथ पैसिफिक में है और ये नॉर्थ अटलांटिक में है। तो असल में जो पेरू या हम्बोल्ट जलधारा है उसी के पैरेलल एक गर्म जलधारा जन्म लेती है जिसका नाम है अल्निनो कहा जाता है। और इस जलधारा के पनपने से इंडियन मानसून काफी हद तक फ्लॉप हो जाता है। इसीलिए और ये जलधारा जन्म लेती है 25 दिसंबर के आसपास, इसीलिए इसे क्रिसमस जलधारा यानी क्रिसमस के बच्चे की जलधारा कहा जाता है या यीशु की जलधारा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखना है। अल्निनो एक ऐसा एक फिनोमेना है जो कि पेरू या हम्बोल्ट जलधारा जो कि ठंडी है उसके पैरेलल गर्म जलधारा का जन्म लेना अल्निनो कहलाता है। इसके वजह से प्रशांत महासागर का जो पूर्वी किनारा है वो गर्म हो जाता है, यानी वहां पर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं जो कि आगे चल के इक्वेटर को पार करके दाहिने मुड़ती हैं, तो उनकी जो स्पीड है वो स्लो पड़ जाती है और इसीलिए पूरा जो दक्षिण एशिया है या दक्षिण एशिया जो मानसूनी एशिया भी एक तरीके से कह सकते हैं, यहाँ का मानसून एकदम कह सकते हैं लुल हो जाता है, स्लो पड़ जाता है, सूखे की स्थिति सामना करनी पड़ती है। ये आंसर सही है सी। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली जलधारा भी कहते हैं? क्यूरोचिबो, आर्कटिक धारा, गल्फ स्ट्रीम या कैलिफोर्निया? तो देखो, इसमें पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ये ठंडी गर्म कौन सी है। ये देखो प्लस माइनस बना देते हैं या चलो लिख देते हैं, ये जो है एक गर्म जलधारा है। आर्कटिक एक ठंडी जलधारा है, ये भी एक गर्म जलधारा है और ये भी एक ठंडी जलधारा। ये बहती है जापान के किनारे और क्यूरोशिबो का पानी काला होने की वजह से जापानी लोग इसे काली जलधारा कहते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि जो अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम का रोल है उसी से मिलता जुलता पैसिफिक ओशन में क्यूरोशिबो का रोल है। तो इसीलिए गल्फ स्ट्रीम की यानी जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है तो ये कहा जा सकता है या कह सकते हैं या कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम की तुलना अगर किसी से कर सकते हैं तो पैसिफिक की क्यूरोशिबो जलधारा से की जाती है। याद रहेगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? हम्बोल्ट को याद रखना, एक जर्मनी के बहुत ही प्रचंड विद्वान थे। इनको फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी भी कहा जाता है। इनका पूरा नाम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट था। ठीक है। पेरू की धारा जो कि एक ठंडी जलधारा है, ये बहती है साउथ पैसिफिक में। ब्राजीलियन बहती है साउथ अटलांटिक में। ब्राजीलियन एक गर्म जलधारा है। फॉकलैंड एक ठंडी जलधारा है जो साउथ अटलांटिक में बहती है। अल्निनो एक साउथ पैसिफिक में बहने वाली गर्म जलधारा है। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये ऑप्शन डी अल्निनो, ठीक है। अल्निनो की जलधारा जो है, सॉरी 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 गलत, ऑप्शन डी नहीं सही है। एक मिनट गलत हो गया। ठीक है, गर्म जलधारा। सही आंसर जो है वो क्या है, वो है आपका
ये नहीं कह रहा, हम्बोल्ट की धारा के नाम से जानी जाती है, वो है आपका पेरू की जलधारा। ये सही, वो गलत, उसके लिए सॉरी। सही आंसर ये पेरू की जलधारा को हम्बोल्ट जलधारा भी कहा जाता है, याद रहेगा। महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण क्या है? वायुमंडलीय दाब और हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखा एवं ध्रुवीय प्रदेशों का तापमान में असमान वितरण, यानी तापमान में असमानता, या सभी का। देखो, हमने शुरुआत में ही बताया था पानी तब तक नहीं बहता जब तक उसमें ढाल नहीं होता, और ढाल बनने के लिए वायुदाब डिफरेंस, जहां पर वायुदाब ज्यादा होगा वहां तल नीचा होगा, और कम वायुदाब होगा वहां तल ऊंचा होगा, यानी ये सही है। पृथ्वी का रोटेशन पहले ही बताया था, जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती है, ये बात भी सही है। भूमध्य रेखा एवं ध्रुवीय प्रदेशों का तापमान में असमान वितरण, ये बात भी सही है। तो फिर सभी ना सही है, ऑप्शन डी सही है। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखो, समुद्र की जो गर्म जलधाराएं होती हैं वो ठंडे प्रदेशों की ओर जाती हैं और ठंडे प्रदेशों के तापमान को उठाने का काम करती हैं, यानी बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, आंसर तो ये सही हो जाएगा। लेकिन जो जो ठंडी जलधाराएं होती हैं वो भूमध्य रेखा की ओर आती हैं, ये भूमध्य रेखा के तापमान को गिराने का काम करती है। तो ऐसे याद रखना, जो गर्म जलधाराएं होती हैं वो ध्रुवों की ओर जा रही हैं, ये पोल है, ये गर्म जलधारा है। और जो ठंडी जलधाराएं होती हैं वो पोल से इक्वेटर की ओर आती हैं, और ये इक्वेटर है। यानी गर्म पानी ठंडे पानी की ओर और ठंडा पानी गर्म पानी की ओर जाते दिखाई देगा आपको, ये बात क्लियर हो गई। निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती हैं? चीन सागर, जो कि चीन के पूरब में है, जापान सागर, सार्गैसो सागर, या मारमरा। तो मारमरा सागर, इसकी लोकेशन थोड़ी सी आपको डिफरेंट लग रही होगी, ये तुर्की और यूनान के बीच में है। ठीक, यहां पर एक बास्पोरस जल संधि। तो चीन सागर के चारों ओर जलधाराएं कैसे प्रवाहित होंगी, जबकि एक तरफ खुद ही चीन पड़ जाता है, जमीन पे तो बहने नहीं लगेंगी। जापान सागर, जापान एक और जापान खुद पड़ जाता है, जापान के ऊपर जलधारा बहने नहीं लगेगी। ठीक, मारमरा सागर ये तो बहुत सकरा सा एरिया है, बाकी सब जमीन है चारों तरफ इसके, थोड़ा सा एरिया छोड़ दिया। तो सार्गैसो सागर एक अटलांटिक महासागर का, उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक ऐसा क्षेत्र जिसके चारों तरफ गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, और इस जलधाराओं के कारण गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, जिसके वजह से, ठीक है, जिसके वजह से ये पानी पूरी तरीके से घिरा हुआ रहता है ऐसे, और इसमें एक सार्गैसो नाम की एल्गी पाई जाती है, और उस एल्गी के कारण ही इसका नाम सार्गैसो सागर पड़ गया। दूसरा, यहीं से एक सवाल पूछता है, इस सार्गैसो सागर की अगर पूछ ले तो तटरेखा नहीं पाई जाती है, ये भी याद रखना। यानी सार्गैसो सागर की तटरेखा नहीं है, ये एकमात्र ऐसा सागर दुनिया का जिसकी कोस्टलाइन नहीं पाई जाती, याद रहेगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? फ्लोरिडा जलधारा, जो कि एक गर्म जलधारा है, कनारी, जो कि एक ठंडी जलधारा है, हम्बोल्ट जलधारा, जो कि एक ठंडी जलधारा है, क्यूराइल, जो कि एक ठंडी जलधारा है। तो इसमें क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में बहती फ्लोरिडा, ये उत्तरी गोलार्ध में, ये आंसर गलत। कनारी उत्तरी अटलांटिक में, ये भी गलत। क्यूराइल उत्तरी प्रशांत में है, ये भी गलत। तो हम्बोल्ट जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में है, जो कि एक ठंडी जलधारा है,
इसी को पेरू करंट भी कहा जाता है। सही आंसर है सी। और हम्बोल्ट के बारे में आपको हमने अभी बताया भी था, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। जर्मनी के थे, बहुत ही प्रखंड विद्वान था। ठीक, इनका पूरा नाम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट था। याद रहेगा, जलधाराएं हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, बस थोड़ा सा एफर्ट करिए। और बाकी आप ज्योग्राफी का प्लस कोर्स लीजिए, वहां पर आपको कंप्लीट ज्योग्राफी मिल जाएगी, चाहे वो यूपीपीसीएस का मेंस हो या किसी भी एग्जाम। ठीक है। गल्फ स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है बिस्के की खाड़ी से, मैक्सिको की खाड़ी से, हडसन की खाड़ी से, या इनमें से कोई नहीं। याद रखना, गल्फ का मतलब होता है खाड़ी। क्या होता है? खाड़ी। और ये जो है बिस्के की खाड़ी फ्रांस में है, गलत। जो मैक्सिको की खाड़ी है ये सही आंसर है। और यहीं से जब आगे की ओर निकलती है तो इसी को कहा जाता है मैक्सिको की, यानी इसी को कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। याद रहेगा, बी आंसर सही है। अल्निनो जलधारा कहां प्रकट होती है? ब्राजील के तट पर, पेरू के तट पर, अलास्का के तट पर, या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर? देखो, ब्राजीलियन जलधारा एक गर्म जलधारा है जो कि दक्षिणी अटलांटिक में बहती है, ब्राजील के पूर्वी किनारे पर। पेरू ठंडी जलधारा है जो कि चिली और पेरू के पश्चिमी तट पर बहती है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। अलास्का के तट पर, अलास्का जान ही रहे हो, अमेरिका का एक राज्य, ये कोई जलधारा का नाम तो दिया नहीं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर बहती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अल्निनो बहती है पेरू या हम्बोल्ट जलधारा की पैरेलल गर्म जलधारा का जन्म लेना अल्निनो कहलाता है। और ये जलधारा जो है 25 दिसंबर के आसपास उत्पन्न होने की वजह से इसे इसे कहते हैं क्रिसमस के बच्चे की जलधारा भी कहा जाता है। याद रहेगा, चिली और पेरू तट से दूर शीतल जल के अपवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? पेरू, ये शीतल जलधारा बनी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अल्निनो जलधारा। क्या कहलाती है? सॉरी, शीतल जल, नहीं सॉरी, गलत ये है, पहला वाला गलत है, गलत लग गया। ठीक है, देखो, करा शीतल जल से बनी, जो ठंडे पानी की जलधारा पूछ रहा है, ये तो गर्म जलधारा है, इसके बारे में। तो सही आंसर है हम्बोल्ट जलधारा। अगुल्हास भी गर्म है, और कनारी भी, कनारी तो ठंडी है, और हम्बोल्ट भी ठंडी है। तो सही आंसर है बी। अगला है, उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्राय कोहरे से घिरा रहता है, जिस कारण इसके निकट, ऑप्शन ए है, इसके कारण इसके निकट से गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म समुद्री जलधारा बहती है, इसके निकट लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा बहती है, इसके निकट गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर नामक जलधाराएं आपस में मेल होता है। सही, बिल्कुल परफेक्ट आंसर सी सही है, 100% सही। कैसे? आप गर्म पानी को लीजिए और ठंडे पानी को लीजिए, इन दोनों पानी को आपस में एक में मिला दीजिए। जब गर्म और ठंडे पानी दोनों को आपस में मिला देंगे तो आपको बाल्टी में से धुआं या कोहरा उठता हुआ दिखता है, यानी स्टीम निकलती हुई दिखाई देगी। हाँ, और ये क्या होता है, इसके वजह से कोहरा छाया रहता है, और कई बार एक शिप दूसरे शिप को ठोक देता है, यानी जैसे कोहरे के टाइम पर एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को ठोक देती है रोड पर, दिखाई नहीं पड़ता। इसी वजह से समुद्री जहाज भी आपस में कभी कभी टकरा जाते हैं, क्योंकि जमीन पर तो ब्रेक लगाना आसान है, पता लगा जब तक समुद्री जहाज 100 मीटर दूर रह गया तब तक दिखा समुद्री जहाज, कोई जहाज खड़ा, जब तक ना तो इतना भारी वो विशाल काय होती,
न तो उनमें स्टीयरिंग लगा फट से काट दिया, न तो तुम ब्रेक लगा सकते हो। जब तक पता लगा हुआ तुम्हारा धाए से पता लगा वो पलट गए, है ना। ये बात है। तो यहां पर लेकिन दूसरा उसका जो है इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि वहां से आपको जब दो विपरीत स्वभाव की जलधाराएं मिलती हैं तो वहां पर आपको एक मछलियों का जो पसंदीदा खाना होता है प्लैंकटन, वो मछलियां खाने आती और एक जाल डालो ढेर सारी फंसा ले जाओ, है ना। हाँ, मछली फंसाने की बात कर रहे हैं, कुछ और ना समझना। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरी धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती? कौन सी नहीं पाई जाती? पहले तो ये देखें, ये तो है गर्म, ये भी गर्म है, ये है ठंडी, और ये जलधारा है कौन सी, ये भी ठंडी है। तो सही आंसर, ये पाई कहां जाती, नॉर्थ अटलांटिक में, ये साउथ अटलांटिक में, ये साउथ पैसिफिक में, और ये पाई जाती है कनारी नॉर्थ अटलांटिक में। तो क्या कह रहा है कि कौन सी महासागरीय जलधारा अटलांटिक में नहीं पाई जाती है? तो अटलांटिक में नहीं पाई जाती है पेरू या हम्बोल्ट जलधारा, ये साउथ पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। ये गलत जवाब है, बाकी सही आंसर है जो आपने देखा और सुना और समझा और पढ़ा। ठीक है, आगे सवाल पे चले, कौन दिक्कत ना होनी चाहिए। अगर हो तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, फौरन लिखवाओ। महासागर की जलधाराओं का एक असर होता है, ये जल को स्वच्छ रखती हैं, जल को समान रूप से बांटती हैं, जल को स्थिर रखती हैं, मछलियों को बहा ले जाती हैं। देखो होता क्या है, अगर यहां पर ये विकल्प होता कि जल के तापमान को समान रखने की बात करती हैं तो सही होता। तो लेकिन इनमें जो सबसे सटीक आंसर होगा वो ये लगा सकते हैं, और तो कोई ऑप्शन बनता नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी तीन अन्य से भिन्न है, यानी ये रीजनिंग वाला सवाल है, रीजनिंग छाप, यानी कि कोई तीन एक जैसी हैं, चाहे वो गर्म हो या ठंडी हो, और एक कोई डिफरेंट है। देखो, जो गल्फ स्ट्रीम है ये एक गर्म जलधारा है, ये देखो, लेकिन ये एक ठंडी जलधारा है, और क्यूरोशिबो ये भी एक गर्म है, यानी प्लस पर हम गर्म पर प्लस बना रहे हैं, ठंडी पर माइनस। इसका मतलब ये विकल्प तो कट जाएगा, कट इसलिए जाएगा क्योंकि तीनों पूछ रहा है, तो तीन तो यहां पर, यानी तीनों तो गर्म नहीं है, यहां पर दो गर्म है एक ठंडी है। फिर क्यूरोशिबो जो कि एक गर्म जलधारा है, जैसा ऊपर देख रहे हैं आप, ये भी गर्म है, प्लस बना दिया। क्यूराइल ठंडी है, और इसमें कैलिफोर्निया भी ठंडी है, इसका मतलब ये विकल्प भी कट जाएगा। क्यूरोशिबो ये एक गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम भी एक गर्म जलधारा है, लेकिन कनारी इसमें ठंडी है, ये वाला विकल्प भी कट जाएगा। गल्फ स्ट्रीम गर्म है, मोजाम्बिक ये भी गर्म है, ब्राजीलियन ये भी गर्म है। तो इसका मतलब जब तीन विकल्प कट गए थे तो ये तो अपने आप होना ही होना था, लेकिन हमने यहाँ पर तीनों को चेक करके देखा और ऑप्शन डी पाया सही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्कैंडिनेवियन के देश, मतलब नॉर्वे फिनलैंड वाले, उच्च अक्षांश में स्थित है, ये बात भी सही कह रहे हो। समान अक्षांश में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, बिल्कुल ये भी सही बात है। परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते हैं, इसका कारण क्या है? यहाँ पर अनेक छोटी छोटी समुद्री नदियां नदियां समुद्र में गिरती हैं, कोई लेन देन नहीं इन चीजों का है। वहां पर ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला है, बिल्कुल बकवास।
उत्तरी आंध्र महासागर की गर्म जलधारा इस तट पर बहती रहती है, बिल्कुल 100% सही, सीधी बात, नो बकवास, सही आंसर सी। पछुआ हवाएं दक्षिण पश्चिम में बहती हैं, ये बात भी गलत है। सही आंसर क्या, सी। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? देखते हैं। पहले तो ये इनका ठंडा और गर्म देखें तो ये गर्म है। कहां पाई जाती है, उत्तरी अटलांटिक में। इर्मिंगम जलधारा गर्म है, कहां पाई जाती है, नॉर्थ अटलांटिक में। कनारी जलधारा ठंडी है, कहां पाई जाती है, नॉर्थ अटलांटिक में। कैलिफोर्नियाई जलधारा कैसी है, ठंडी है, कहां पाई जाती है, साउथ पैसिफिक में, वो सॉरी नॉर्थ पैसिफिक में, नॉर्थ उत्तरी प्रशांत में। तो जब ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है और अटलांटिक से इसका कोई लेन देन ही नहीं है, तो सही आंसर कैलिफोर्नियाई जलधारा, जो कि आपके उत्तरी प्रशांत महासागर में अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया, उसके पश्चिमी किनारे पर चलती है, जो कि एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, याद रहेगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल्निनो से है? अल्निनो से किसका संबंध है, बताएंगे। किसका संबंध अल्निनो से है? अल्निनो का संबंध जो है वो है आपका किससे, पेरू या हम्बोल्ट जलधारा से। ऑप्शन आपका ये रहा, ऑप्शन बी लेब्राडोर, ऑप्शन सी क्यूराइल वो क्यूरोशिबो, और ऑप्शन डी पेंगुला। तो देखो, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आखिर इनमें कौन कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है। ये एक ठंडी जलधारा है, कहां पाई जाती है, साउथ पैसिफिक में, इसी को पेरू करंट भी कहते हैं। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, कहां पाई जाती है, नॉर्थ अटलांटिक में। क्यूरोशिबो एक गर्म जलधारा है, कहां पाई जाती है, नॉर्थ पैसिफिक में। बेंगुला कैसी है, ठंडी जलधारा है, कहां पाई जाती है, साउथ अटलांटिक में। सवाल ये है कि अल्निनो से संबंध किसका है, तो अल्निनो से संबंध इसके बगल में जो गर्म जलधारा चलने लगती है दिसंबर के टाइम पर, उसी को तो अल्निनो कहा जाता है, जिसके वजह से इंडियन मानसून फ्लॉप हो जाता है और यानी भारत दक्षिण एशिया में सूखे की चपेट की स्थिति आ जाती है। इसी की बगल में जब गर्म जलधारा जन्म लेती है, और वो जलधारा जन्म लेती है, आपको पता होगा कि दिसंबर के टाइम पर, इसीलिए इस जलधारा को हम लोग कहते हैं क्रिसमस की बच्चे की जलधारा कहा जाता है, इसी को अल्निनो। किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है, जावा द्वीप के द्वारा, क्यूबा द्वीप के द्वारा, आइसलैंड के द्वारा, या मेडागास्कर के द्वारा। तो देखो, जावा जो है एक इंडोनेशिया का द्वीप है, इसका इससे कोई लेन देन नहीं है दूर दूर तक। क्यूबा एक उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक द्वीपीय देश है, जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, और इसका भी कोई लेन देन नहीं है। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक में इंग्लैंड के पश्चिम में एक देश है, एक द्वीपीय देश है, ठीक है, इसका भी कोई लेन देन नहीं है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, और इसी द्वीप से ये दो भागों में इसी में विभाजित हो जाती है, जिसे अगुलहास जलधारा कहा जाता है। सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन सही है,
बाकी जो ऑप्शन है उनका कोई इन जलधाराओं से दूर दूर तक लेना देना दीप का इस जलधारा से नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये याद रहेगा। अगला सवाल, अब ये 20 ही क्वेश्चन थे आज और बाकी जलधाराओं की पूरी डिटेल थी। अब आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप लोगों ने अगर अभी तक लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत फट से सब्सक्राइब करो और बिल्कुल एकदम दाएं से घंटे का बटन दबाओ और हर नोटिफिकेशन पाओ क्लास का। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि अगर आपने अभी तक अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो बिल्कुल एकदम फट से लर्निंग ऐप डाउनलोड करो और आज शाम से ही या बल्कि अभी से ही स्पेशल क्लास जिसे हम लोग फ्री क्लास भी कहते हैं उसके मजे लो। तीसरी बात, कंप्लीट कोर्स चाहे वो आपका द्वारपाल से लेके बड़ा सा बड़ा एग्जाम हो उस तक की अगर तैयारी करते हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की, आपकी दरोगा की या लेखपाल की, जिसकी भी तैयारी करते हैं या यूपी पीएससी की, तो उसके लिए कॉमन सा सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक है जो आपको शुरुआत में ही बताया था। 1 साल के लिए 7,000, 2 साल के लिए 8400। इसको ज्वाइन करिए और लाइव क्लासेस के मजे लीजिए और इस कोड को जरूर यूज करिए क्योंकि बिना इस कोड के आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, डिस्काउंट अगर चाहिए तो इस कोड को यूज करेंगे, 10% डिस्काउंट और आपको लाइव क्लासेस के मजे और आपको कंप्लीट ज्योग्राफी मिलेगी, चाहे वो आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दें और चाहे किसी अदर एग्जाम दें। ज्योग्राफी जहां मिलेगी तो ज्योग्राफी आपको बिल्कुल टनाटन लल्लन टॉप मिलेगी। बस आप इस कोड को यूज करके तुरंत एडमिट हो जाइए लेट्स अनअकैडमी पर। अनअकैडमी में भर्ती हो जाइए। भर्ती होने से मतलब गलत ना सेंस लीजिए, मतलब वहां पर इनरोल्ड हो जाइए, प्रवेश कर जाइए और आपको घर बैठे इस कोरोना काल में सभी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। इन क्लासेस को आप चाहे एक बार देखें, चाहे 1000 बार देखें, चाहे जब देखें, चाहे जहां देखें, रास्ते में देखें, घर में देखें, मकान में देखें, दुकान में देखें, चाहे जहां देखें, हर दिशा चाहे जितनी बार देखें और अपने पसंदीदा एजुकेटर से देखें। और दूसरी बात, इस क्लास कि पूरी पीडीएफ भी मिल जाएगी, आपको सब कुछ मिलेगा मात्र 7,000 रुपए में, वो भी 10% डिस्काउंट के साथ 6300 रुपए में। फिर मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।